हेलो दोस्तों, यह एक ऐसे बूढ़ी माँ की कहानी है जो आपके दिल को झकझोर देगा। तो मेरी कहानी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहानी पसंद आएगा तो शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मालिनी जी अपने कमरे में थी, तभी उनको अपनी बहू की आवाज़ आई। बहू चिल्लाते हुए बोल रही थी, सारा दिन क्या अपने माँ के कमरे में ही पहरा दोगे जी? अरे मैं आपकी बीवी हूँ, ब्याह के मुझे लाए हो और रात रात भर माँ के पास बैठे रह रहे हो। कुछ भी मेरे प्रति भी जिम्मेदारी है कि नहीं? बस माँ से ही दिन भर चिपके रहते हो। इस पर मालिनी जी बोलती है, बहू मैं बीमार थी, इसलिए रंजीत मेरे पास पूरी रात बैठा था। माँ जी आप तो हमारे बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। राधा बोलती है, जब से आई हूँ यही देख रही हूँ, बस दिन भर बेटा बेटा करती रहती हो। रंजीत जी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे प्रति भी तुम्हारा कुछ फर्ज है। इससे पहले रंजीत कुछ बोलता, फिर से राधा तुनक कर पैर पीटते हुए वहां से चली जाती है। एक दिन तो हद ही हो गया था। मालिनी जी का बेटा नाश्ते की प्लेट उठाए हुए कहता है, राधा माँ कब से भूखी बैठी है, क्या मैं उन्हें एक गुलाब जामुन खाने को दे दूँ? गुस्से में तमतमाती हुई राधा बोलती है, मैंने उनके लिए थोड़े ना गुलाब जामुन बनाया है। काम धाम तो सिर्फ कुछ करती नहीं है दिन भर, बस बैठे बैठे कह दो खाना है। फिर से रंजीत बोला, मैं राधा माँ तो काम करना चाहती है, पर तुम ही तो उन्हें किचन में घुसने नहीं देती हो, तो कैसे करेगी? फिर रंजीत ने चुपचाप अपने नाश्ते की प्लेट को उठाया और गुलाब जामुन और समोसा खाने लगा। दरअसल राधा और रंजीत की लव मैरिज हुई थी और राधा को सास का झमेला तो घर में चाहिए ही नहीं था, लेकिन बेचारी रंजीत से प्यार करती थी, इसलिए उसको सहना पड़ रहा था। लेकिन रंजीत ने उससे झूठ बोला था भी कि उसकी माँ नहीं है, और राधा भी सोचती थी कि चलो माँ का झंझट नहीं है। लेकिन जब से शादी होकर वह घर आई है तो उसकी सासू माँ ने उसका स्वागत किया तो वह उसी समय से तुनक गई थी। तो वह तुरंत ही झल्ला गई थी और बोली थी कि आपने तो मुझसे झूठ बोलकर कोर्ट मैरिज किया, बोला था कि आपकी तो माँ नहीं है, पर आपकी माँ तो जिंदा है। मुझे तो माँ जी चाहिए ही नहीं था। मुझे यह सुबह सुबह उठकर चाय देना, दिन भर सास के आगे पीछे घूमना, उनकी स्वागत करना, उनकी सेवा करना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राधा उसी समय शुरू में ही जवाब दे दी थी। जिस दिन से राधा की शादी रंजीत से हुई थी उसी दिन से वह सासू माँ को परेशान किए हुई थी, जबकि मालिनी जी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी, उससे बहुत प्यार करती थी। उसके तो कामों में भी कोई टोका टाकी नहीं करती थी और मदद भी करना चाहती थी। कहीं भी आना जाना हो वह स्वतंत्र थी। मालिनी जी बिल्कुल छूट दे रखी थी, बिल्कुल आज़ादी थी, पर उसे अपनी सासू माँ एक फूटी आँख भी नहीं सुहाती थी। वो उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। रंजीत ने उसे झूठ बोलकर क्योंकि शादी किया था, शायद इसी का बदला ले रही थी, लेकिन उसे माँ से लगाव था रंजीत को। और आज राधा का जन्म भी दिन था, इसलिए राधा ने आज तरह तरह के पकवान बनाए हुए थे, समोसा, गुलाब जामुन, बर्फी और न जाने क्या क्या। शाम को एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें राधा के कुछ खास रिश्तेदार और सहेलियां आने वाली थी। राधा ने थाली उठाई और उसमें चावल और नमक रखकर अपने पति रंजीत से बोला, जाकर ये अपनी माँ को देकर आओ। रंजीत चुपचाप माँ के कमरे में थाली रख लेकर पहुंच गया। माँ तो दरवाजे पर ही खड़ी थी क्योंकि वो भूख से छटपटा रही थी। भूख से तड़पती मालिनी जी अपने बेटे को सामने खड़े देखकर बहुत खुश हो गई और थाली लेकर कहने लगी, मेरे लिए क्या लाया है? आज तो बहू का जन्मदिन है ना, कुछ स्पेशल खाना लाया होगा ना। गुलाब जामुन की महक से पूरा घर भर गया है और मुझे तो गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है बेटा, ला ला दे मुझे, बैठ यहाँ। नहीं माँ, रंजीत उदास होते हुए बोलता है, मैं यहाँ ज्यादा बैठूंगा तो राधा गुस्सा करेगी और आज उसका जन्मदिन है तो मैं उसका मूड खराब नहीं कर सकता। लो तुम खाना खा लो। थाली में चावल और नमक देखकर तो मालिनी जी के भूख ही मिट गया और आंखों में आंसू आ गया। थाली देखते ही उनके आंसू छलक पड़े। माँ, आज राधा ने समोसा, गुलाब जामुन बहुत कुछ बनाया है। इतना सुनते ही मालिनी जी के मुंह में पानी आ गया, उनकी जीभ चटकारे खाने लगी। कई हफ्तों से चावल नमक, कभी रोटी अचार खाते खाते ऊब गई थी। मालिनी जी बोली, पर बेटा तू मेरे लिए तो कुछ मीठा भी नहीं लाया, एक गुलाब जामुन ही ले आता। अरे चावल नमक कितने सूखे हैं, यह मैं कैसे खाऊंगी? खा खा कर मैं ऊब गई हूँ। मैं तो चुपके से गुलाब जामुन उठाकर रला ही रहा था माँ, पर राधा की नजर उन मिठाइयों पर पड़ गई और उसने कहा, यह सब चीजें मैंने उनके लिए नहीं बनाई है, उसकी सहेलियाँ आ रही है तो वो उनको ही खिलाएगी।
अभी ना समझ है ना माँ, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, वह भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, तुमने गुलाब जामुन खाए क्या? हाँ माँ, मैं तो गुलाब जामुन समोसे सब खा कर आया हूँ। कैसा बना था? बहुत स्वादिष्ट बना था माँ। इतना सुनकर मालिनी जी वह सब खाने के लिए तड़प उठी। मालिनी जी बोली, गुलाब जामुन थोड़े ज्यादा है क्या? माँ मैं देख कर आता हूँ। राधा अभी कमरे में गई है, अगर वह सो रही होगी तो मैं चुपके से आपके लिए एक गुलाब जामुन उठा कर ले आऊंगा। रंजीत माँ के कमरे से बाहर आता है और सब कमरों में बारी बारी से झांक कर देखता है कि राधा कहाँ है। वह देखता है कि राधा अपने कमरे में बैठकर आराम से अपनी सहेलियों से हंस हंस कर फोन पर बात कर रही है। फिर वह चुपके से किचन में घुस जाता है और अपने हाथ में एक गुलाब जामुन छुपा कर ले जाता है और मालिनी जी को दे देता है। मालिनी जी गुलाब जामुन को देखती है तो उनकी आंखों में खुशी चमकने लगती है और वह जल्दी जल्दी गुलाब जामुन मुंह में पूरा एक बार में ही भर लेती है। बहुत खुश हो जाती है वह। रंजीत यह सब देखकर कहता है, क्या माँ, इतना बड़ा गुलाब जामुन तुमने एक बार में ही मुंह में भर लिया? अरे आराम से खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। और वह फट से गुलाब जामुन चट कर लेती है मालिनी जी और कहती है, तू सच कह रहा था, गुलाब जामुन तो बहुत टेस्टी बना है, मुझे और खाने का मन कर रहा है। एक काम कर बेटा, अब जाकर एक समोसा ले आ। नहीं माँ, इस बार गया तो राधा मुझे बहुत सुनाने लगेगी, क्योंकि राधा हमेशा यही करती आई है थी। वह माँ को एक कमरे में बंद कर देती थी और रंजीत उसे बार बार समझाता पर वह उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। अब तो मालिनी जी को बार बार कभी समोसे का कभी गुलाब जामुन का ख्याल आता। माँ अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो राधा मेरा बैंड बजा देगी। हाँ माँ, अगर रात को कुछ बच जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए चुपके से ले आऊंगा, मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा माँ। यह कहकर रंजीत अपने कमरे में जाता है तो राधा कहती है, खा लिया उसने खाना? हाँ, पूरी चट करके खाया है। क्यों, ऐसा कौन सा पकवान बना दिया कि चट करके खाया है? नहीं बाबा, वह तो चावल नमक ही चट करके खा जाती है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है आपने उन्हें एक गुलाब जामुन जरूर खिलाया है, क्योंकि मैंने पूरी 30 गुलाब जामुन बनाए थे। एक आपने खाया, एक मैंने, तो बाकी बचे 28 होने चाहिए ना। वहाँ तो 27 गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन जरूर उस बूढ़ी अम्मा को आपने खिलाया है। नहीं नहीं राधा, तुम गलत समझ रही हो, वह तो तुम्हारी उंगलियों में जादू है ना। इतना अच्छा बनाया था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने एक और खा लिया। ठीक है स्वीटहार्ट, अब मैं जा रही हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। शाम को बर्थडे पार्टी में मिलते हैं तुमसे। शाम को राधा के सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स आते हैं। घर में खूब हंसी का माहौल रहता है, पर बेचारी मालिनी जी एक कमरे में बंद पड़ी थी। क्यों बंद पड़ी थी, किस चीज की सजा उन्हें मिल रही थी, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था। उन्हीं का घर था, उन्हीं का परिवार था और वही एक दरवाजे के पीछे बंद थी। शायद सास बनना ही उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, जो आज वह झेल रही थी और अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। और राधा अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के संग खूब मजे से अपना जन्मदिन मना रही थी। किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी सास कहाँ है। अच्छे अच्छे खानों की खुशबू मालिनी जी के कमरे में पहुंच रही थी और वह खुशबू से ही अपनी भूख मिटा रही थी। राधा को जन्मदिन की ढेरों बधाई देने के लिए बाद सब मेहमान घर जाने लगे तो रंजीत ने गिफ्ट खोलकर मैं राधा को दिखाया। उधर 56 भोग खाने की चाहत में मालिनी जी बेचैन हो रही थी, क्योंकि 56 प्रकार का खाना मालिनी जी को महका रहा था। राधा और रंजीत की बातों से लग रहा था। इधर रंजीत राधा से बोला, यह देखो मैं 200 साड़ियाँ लाई हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। अरे माँ तो सूती पहनती है, उनके लिए बनारसी साड़ी लाने की क्या जरूरत है? राधा बोलती है, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, क्या जरूरत थी पैसा बर्बाद करने की? क्या साड़ियों का वह ढेर लगाएगी आखिर इस बुढ़ापे में? उनको कहाँ जाना है? उनकी सारी चीजें तो बक्से में बंद रहती है। राधा, हद होती है बचपने की, यह मत भूलो कि वह मेरी माँ है। माँ का ही दिया हमारे पास सब कुछ है और तुम उनको एक साड़ी देने में इतना परेशानी कर रही हो। राधा ने कहा, अरे कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनके भविष्य के लिए भी तो हमें कुछ करना है। अभी से पाई पाई जुटाएंगे तभी तो उन्हें अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। राधा बोलती है, आप तो हमेशा मुझे बस गलत ही ठहराते हो। उनको कहाँ जाना है, सारी साड़ियाँ रखे रखे खराब हो जाती है उनकी। रंजीत गुस्से में बोला, तुम हमेशा मेरी माँ को लेकर क्यों परेशान रहती हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर देखा जाए तो तुम्हारी भी माँ जैसी ही है। राधा ने बोला, माँ जैसी है? माँ नहीं है मेरी।
मैं उन्हें माँ नहीं मानती। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे सास नाम की परेशानी अपने घर में बिल्कुल नहीं चाहिए था। तुम ही झूठ बोलकर मुझसे शादी किए थे। राधा, माँ तुम्हारी करती आखिर क्या है? तुमको कुछ नुकसान थोड़ी पहुंचाती है। चुपचाप तो पड़ी रहती है बेचारी, फिर भी तुम उन्हें तंग करती रहती हो। हमेशा मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा क्यों सोचती हो राधा? धीरे धीरे दोनों में नोक झोंक बढ़े से विवाद में बदल जाता है और राधा और रंजीत में खूब लड़ाई झगड़ा होने लगता है। राधा चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैंने भी फैसला कर लिया है, या तो तुम अपनी माँ के साथ रहो या मेरे साथ रहो। हम दोनों में से किसी एक को ही तुम्हें चुनना होगा। रंजीत भी भड़क कर कहता है, अगर माँ और बीबी में मुझे किसी एक को चुनना है तो मैं अपनी माँ को चुनता हूँ। दरवाजा खुला है, अब तुम जा सकती हो। रंजीत, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? राधा पूछती है। हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। रंजीत भी गुस्से में बोलता है। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत कुछ दर्द सहे, कष्ट सहे, मेरे पिता का बिना मुझे परवरिश किया। मैं उसे छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? उससे अच्छा तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। राधा बोलती है, मुझे लेने मत आना। राधा अपने मायके फोन करती है, माँ गाड़ी भेज दो, मैं अभी मायके आ रही हूँ। अब मेरा इस घर में कोई लेना देना नहीं है। वह अपना सामान पैक करने कमरे में चली जाती है और बड़बड़ाकर कमरे में सामान पैक करने लगती है। मेरा इस घर में क्या आवश्यकता है? राधा अपना सामान पैक करके सूटकेस के लिए घर के बाहर निकाल जाती है। तभी रंजीत कुछ नहीं बोलता है और दरवाजा बंद कर देता है। जब यह खबर मालिनी जी को पता चला कि उनकी बहू ससुराल छोड़कर मायके चली गई है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और बेटे से उदास हो गई। आज तो राधा को गए 2 दिन हो गए और 2 दिनों से उन्होंने यानी कि मालिनी जी ने अन्न का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला है। आप ही सोच रहे होंगे, बहू जब रहती थी तो इतना तंग करती थी, वो चल गई तो मालिनी जी को खुश होना चाहिए था, लेकिन वह खुश नहीं हुई क्योंकि बेटे बहू का घर नहीं तोड़ना चाहती है और इसका कारण वह अपने आप को ही मानती थी कि मेरे कारण ही मेरी बहू घर से बाहर गई। अपने आप को कोसती है कि मेरे कारण मेरे बहू घर छोड़कर चली गई। एक सास जिसे बहू ने तिल तिल कर तड़पाया था, खाना भी ढंग से नहीं कभी दिया जब से आई थी, और आज उसी सास को अपनी बहू के जाने का इतना गम हो गया, कितना दुख हो गया। और इधर रंजीत की भी हालत ठीक नहीं थी, उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रंजीत ने कई बार उसको फोन ट्राई किया पर राधा ने गुस्से में फोन उठाया ही नहीं, कि एक बार भी नहीं। रंजीत सोचने लगा, शादी के फेरों के समय जीने मरने की कसमें हम दोनों ने खाई थी, जिसे एक पल में हमने तोड़ दिया। तभी फोन की घंटी बजती है, उसका ध्यान फोन की तरफ जाता है। रंजीत ने झट से फोन उठाया और बरामदे में टहलते टहलते बात करने लगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, रंजीत कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सुनो, मैंने फोन यह बताने के लिए किया है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आप पिता बनने वाले हैं। रंजीत बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सच 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 कह रही हूँ मैं राधा, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। रंजीत फोन पर गिड़गिड़ाने लगा, अब जीत छोड़ो, अपना गुस्सा थूको और अपने घर वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ राधा, यहाँ सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सब तुम्हें याद कर रहे हैं। नहीं रंजीत, अब बहुत देर हो गई है। अगर तुम्हारी माँ उस घर में रहेगी तब तो मैं बिल्कुल उस घर में कदम नहीं रखने वाली। अब तुम्हें फैसला करना होगा, मेरा फैसला वही है। राधा, यह कहते कहते रंजीत रोने लगा और उसके मुंह से कुछ और शब्द नहीं निकल पाए। रंजीत तो बीच मझधार में बेचारा फंस गया था। वह ना तो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था और ना ही अपनी माँ को अपने से दूर करना चाहता था। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसा फैसला ले। अपनी माँ की वह बहुत इज्जत करता था और प्यार भी करता था, पर आज वह कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसकी हंसती खेलती जिंदगी अब नरक समान हो गई थी। रंजीत अचानक से उठा और माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया तो देखा कि उसकी माँ ने दरवाजे की आड़ में खड़े रहकर सब कुछ सुन लिया था। मालिनी जी उसे देखकर चौंक गई और वह बोली, बेटा तू बाप बनने वाला है और मैं दादी, पर मैं कितनी अभागन दादी हूँ। मैं अपने पोता पोती को अपनी गोद में खिला नहीं सकती, उसे प्यार नहीं कर सकती। बहू की जिद यही है ना कि मैं यहाँ ना रहूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। नहीं माँ, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मालिनी जी रंजीत को बातों को सुनकर बहुत देर तक खामोश रही और फिर अंत में फैसला लिया कि वह वृद्धा आश्रम चली जाएगी, पर बेटा बहू की जिंदगी को नरक जैसा नहीं बनाएगी, क्योंकि बेटा अपनी बहू से बहुत प्यार करता है। इसलिए तो वह शादी किया था झूठ बोलकर, और सचमुच बहू को सास नहीं पसंद है तो मैं चली जाऊंगी। आखिर मेरी जिंदगी आखिर कितने दिन की है। मालिनी जी मन ही मन फैसला लेती है
वह उन दोनों का घर टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने रंजीत से कहा, बेटा तू मेरा चिंता मत कर, तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। रंजीत बोला, माँ तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाओगे? ये तुम्हारा घर है माँ। क्या तुम अनाथ हो माँ? तुम इस घर की मालकिन हो। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा और तुम दोबारा ऐसी बात बिल्कुल मत करना माँ। अच्छा होता जब मैं तुम्हारी बात मान लेता और तुम्हारे खिलाफ जाकर उस राधा से शादी न करता। पता नहीं मैं किस मति के मारे उससे प्यार करने लगा, उसे शादी कर लिया। वह जब से आई तुम्हारी जिंदगी नरक बना कर रख दी और फिर भी तुम उसके लिए यह घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने की बात कर रही हो माँ। यह दिन तुम्हें ना देखना पड़ता। बेटा वह तुम्हारी धर्म पत्नी है, उसके खिलाफ तुम्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। माँ मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है बेटा, लेकिन ऑफिस से आने के बाद बहू घर में होनी चाहिए। तुझे मेरी कसम, जा उसे मना ले। अब तो वह माँ बनने वाली है, इस घर को वारिस देने वाली है। रंजीत चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। अब शाम को वह घर आया तो उसकी माँ उसे कमरे में कहीं पर भी नहीं मिली, घर में एक कोना में भी नहीं मिला। तो बस एक पत्र जिसमें साफ साफ लिखा था, बेटा मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। रंजीत यह पत्र पढ़कर हैरान हो गया कि मेरी माँ की कहाँ गई। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, माँ को ढूंढे कि अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जाए। माँ ने उसे अपनी कसम दी थी, वो अपनी पत्नी को लेने उसके घर चला गया। और जब राधा घर आई तो वह बहुत खुश थी। उसकी सास क्योंकि घर छोड़कर चली गई थी, अब वह आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। धीरे धीरे रंजीत और राधा की जिंदगी सामान्य होने लगी और वह दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे। इधर मालिनी जी वृद्धाश्रम में अपने बेटे को रह रह कर बहुत याद करती थी। वह अपने बेटे को हरदम याद करती और रोते रहती थी कि मेरा बेटा परेशान हो रहा होगा, मैंने उसे बताया नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, और उसने पता लगाने की भी बहुत कोशिश की होगी, खोजा होगा, पर मुझे ढूंढ नहीं पाया होगा। मालिनी जी किसी से बात नहीं करती थी। वह वृद्धाश्रम में भी बस खिड़की से बाहर एकटक ताकती रहती थी कि शायद मेरा बेटा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाएगा। मालिनी जी को अभी भी आस था कि उनका बेटा जरूर अपनी पत्नी को मना फुसलाकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। उधर राधा अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वह रोजाना उसके लिए नए नए कपड़े खरीदती, शॉपिंग करती, वह खूब मजे से अपना जीवन गुजार रही थी। कुछ ही दिन बाद दिवाली का त्योहार आ रहा था और वृद्धाश्रम के कुछ बुजुर्ग बूढ़ों को अपने घर दिवाली में अपने बेटे बहू के घर मिलने जा रहे थे, क्योंकि उनके बेटे बहू बुला रहे थे। मालिनी जी की भी बड़ी इच्छा हुई कि वह भी अपने बेटे से एक बार मिल ले। बहुत मन कर रहा था क्योंकि वह बिना बताए ही उससे घर को छोड़कर चली आई थी। एक दिन वहां वृद्धाश्रम से 1 घंटे की छुट्टी लेकर वो अपने बेटे बहू के घर पहुंची तो देखा उनके घर में बहुत चहल पहल है। आसपास के पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उनके बहू की गोद भराई की रस्म है और बहुत सारे मेहमान आए हैं। हलवाई लोग खाना बनाने में जुटे हैं और नौकर चाकर साफ सफाई कर रहे हैं। मालिनी जी ने सोचा कहीं बहू उनको ऐसे देखकर गुस्सा न हो जाए, तो वह घूंघट करके अंदर अपने बेटे बहू के घर में घुस गई। जैसे ही वे अंदर घुसी उन्होंने जो सुना उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा जोर जोर से हंसते हुए अपनी पत्नी राधा से कह रहा था, माँ को इस घर से बाहर करने के लिए हमने भी क्या खूब खेल खेला है, क्या जबरदस्त नाटक किए हैं हम दोनों ने मिलकर, और माँ को पूरी सच्चाई पता भी नहीं चली और कभी पता भी नहीं चलेगा। रंजीत बोल रहा था कि अपनी पत्नी से बोल रहा था कि वह तो सोचती थी कि बेटा मुझे घर में रखना चाहता है, मेरी बहू ही खराब है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, केवल राधा घर से निकालना चाहती है। पर हम दोनों ने मिलकर उस बुढ़िया से खूब छुटकारा पाना चाहा ताकि मैं अपनी पत्नी को खुशी से रख सकूं। इसलिए तो हम दोनों ने मिलकर ऐसा नाटक किया कि वह खुद यहाँ से चली जाए। राधा भी रंजीत को बातों को सुनकर खूब हंस रहे थे दोनों, और बाहर खड़ी मालिनी जी अपने बेटे की नीच हरकत पर स्तब्ध थी। उन्हें लगा मैं इस बेटे के लिए इतना सोच रही थी, इस नालायक के लिए, मेरा बेटा मेरी याद में तड़प कर रो रहा होगा मैं सोचा, पर यह तो अपनी पत्नी के साथ खूब ऐश में रह रहा है और मैं वृद्धाश्रम में रो रो के जीवन बिता रही हूँ इसके लिए। मुझे लगा कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करता होगा और अपनी पत्नी और माँ में किसी एक को चुनना चाहता था, इसलिए मैं इसकी
मुश्किलें दूर कर रहा था। अच्छा हुआ मुझे अपने बेटे की सच्चाई पता चल गई। फिर वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने बेटे बहू को दिल से हमेशा के लिए निकाल फेंकती है। उसके बाद मालिनी जी उस घर से निकल जाती है और वृद्धाश्रम पहुंचती है। आज वृद्धाश्रम के लोग आश्चर्य में थे कि मालिनी जी पहले से काफी खुश थी और चहक रही थी। उन्हें उनका यह बदला व्यवहार बड़ा अच्छा लग रहा था। सभी को वृद्धाश्रम में समय बीतता गया और राधा की डिलीवरी का समय आ गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके होने वाले बच्चे की ग्रोथ रुक गई थी और डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने की हिदायत दी और कहा अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो माँ की जान जा सकती है। बच्चे ने तो घर में ही दम तोड़ दिया था। रंजीत ने राधा को बचाने का निर्णय लिया। ऑपरेशन में उनके बहुत पैसे खर्चे हुए। उसके ऑपरेशन में रंजीत की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। रंजीत तो जैसे सड़क पर ही आ गया था। बहुत दिनों से ऑफिस से छुट्टी लेने के कारण रंजीत को ऑफिस से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि राधा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो रंजीत सोचा कुछ दिन की ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। अब तो उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया था रंजीत को, और राधा पूरे 20 दिन तक अस्पताल में एडमिट थी। घर आने के बाद राधा अपने बच्चे की याद में खूब रो रही थी। रंजीत, हमारे घर खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारी तो नौकरी भी चली गई और अभी मैं बहुत कमजोर भी हूँ। मैं खाना भी नहीं बना सकती। हमें तो एक नौकर रखना पड़ेगा। अगर माँ जी होती तो शायद इस बुरी परिस्थिति में हमारी मदद करती। मेरी भी माँ अब इस दुनिया में नहीं है कि मैं मायके वालों से कोई मदद मांगू। रंजीत बोला, कोई बात नहीं, हम अपने इस बड़े से घर को किराए पर दे देंगे जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती। कुछ दिन तो हमारे गुजारा अच्छे से ही हो जाएगा और तुम्हारी दवा का खर्च निकल जाएगा। तभी दरवाजे की बेल बजी और एक आदमी दरवाजे पर खड़ा उनको लिफाफा पकड़ा रहा था। वह आदमी बोला, मिस्टर रंजीत, यह आपका घर है? हाँ कहिए, आप कौन? या आप खुद ही खोलकर देख लीजिए। रंजीत लिफाफा खोलकर पढ़ता है तो उस घर खाली करने का नोटिस भेजा जाता है। रंजीत कहता है, कौन है आप? आपकी अक्ल ठिकाने पर तो है। यह मेरा घर है और आप कौन है जो मेरा घर मुझसे ही खाली करवाना चाहते हैं? राधा कहती है, हमारा ही घर हम क्यों खाली करें? किसने यह नोटिस भेजा है? तो वह वकील बोलता है, आपकी माँ मालिनी जी ने। यह घर जबरन आप लोगों ने उनसे हथिया लिया है। मालिनी जी तो अब इस दुनिया में नहीं है। राधा बोली, क्या माँ जी इस दुनिया में नहीं है? तभी मालिनी जी ताली बजाते हुए अंदर आती है और कहती है, जिंदा सास को ही तुमने मार दिया तो अब तुम लोग के लिए मैं जिंदा थोड़ी हूँ, मर ही गई हूँ। मैं अभी जिंदा हूँ और यह घर तुम लोगों को खाली करना होगा। उन्हें देखकर राधा सत्ते में आ गई। पर माँ जी, हम तो आपके बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? और आपके पास घर के कागजात तो है नहीं, आप यह घर कैसे खाली करवा सकती है? घर के कागजात तो हमारे पास है। रंजीत बोला, माँ तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, मगर कहीं मच के आंसू बहाते हुए रंजीत अपनी माँ को अपनी बातों में ले रहा था। अब जाकर मिली हो और कह रही हो कि घर खाली कर दो। माँ, मैं तुम्हारी याद में रोता रहा, तुम आ गई, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी मालिनी जी रंजीत के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ के देती है और कहती है, बेवकूफ बनाना बंद कर। किसे बेवकूफ बना रहा है? अब मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। तू तो मेरा बेटा था ही नहीं। मैंने तुझे अपने कोख से जरूर जन्म दिया था, तू तो बीबी का गुलाम हो गया था। अरे तुमसे तो अच्छी तो वह राधा थी, कम से कम जो बोलती थी मुंह पर सच तो बोलती थी। तूने तो मेरे पीठ पीछे छुरा भोंका है। तुम लोग जिस दिन गोद भराई की रस्म कर रहे थे, उस दिन मैं इस घर में घूंघट ओढ़कर आई थी और मैंने तुम्हारी और बहू दोनों की बातें सुन ली थी और मैं अपनी अलमारी से इस घर के कागजात निकाल लिए थे जो कि मेरे पति ने मेरे नाम पर किए थे। इसलिए अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मजबूरन दोनों को वह घर छोड़कर खाली कर कर जाना पड़ता है। मालिनी जी ने सही फैसला किया या गलत, वह तो मालिनी जी को खुद नहीं पता। तो दोस्तों, आप ही बता दीजिए कि वह गलत फैसला ली कि सही, कैसा बर्ताव करना चाहिए था अपने बेटे बहू के साथ। और दोस्तों, यह कहानी अगर दिल को छू लिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।